तो कहते हैं कि उपनिवेशवाद के अध्ययन में भी हमें यह सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उपनिवेशवाद के दो परिणाम होते हैं। एक उसका स्वाभाविक और ऐच्छिक परिणाम, और दूसरा उसका अनैच्छिक परिणाम। यानी एक जो अंग्रेज चाहते हैं भारत में हो, और दूसरा जो वो नहीं चाहते हैं तो भी वैसा परिणाम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, गाढ़ी दोस्ती है, बचपन के मित्र हैं। अचानक आपको एक दिन लगा कि अब इस दोस्त को भवसागर पार करा देना चाहिए। इस संसार में दुखी रह रहा है, भेज देते हैं वापस ईश्वर के पास, वहीं खुश रहेगा या खुश रहेगी। अब आपने तय कर लिया, दोस्त को कोई भी आइडिया इसका नहीं है। फिर आपने एक शाम में उन्हें कहा कि चलो चलते हैं संगम, वहीं मेहदी हसन के गजल सुनेंगे। आप लोग चले गए संगम में, वहीं गीत इत्यादि सुनने लगे, और आपको पता है कि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, और आपने देखा कि जब वो तल्लीन है तो मौका निकालकर आपने उसे धक्का दे दिया, नदी में गिरा दिया। आपको पता है तैरना आता है नहीं, तो आपने सोचा है डूबेंगे और मर जाएंगे। लेकिन संयोग से उसने जान बचाने के लिए तैरना सीख लिया और तैर के वापस आ गया। तो क्या जैसे ही वो तैर के वापस आएगा, क्या आप ये श्रेय लेंगे कि आपने उन्हें तैरना सिखाया है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उन्हें तैरना सिखाया है। आपने तो उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन जान लेने के क्रम में उसने तैरना सीख लिया। उपनिवेशवाद भी कई बार ऐसे ही विरोधाभास के रूप में काम करता है। जैसे भारत में शोषण के सक्षम ढांचे के विकास के लिए अवसंरचना विकास की जाएगी। जैसे भारत को अच्छे से लूट सके, इसके लिए उन्होंने रेलवे का विकास कर दिया कि कहीं विद्रोह होगा तो सेना तुरंत पहुंच जाएगी, कच्चा संसाधन तुरंत ले आएंगे, तैयार उत्पाद तुरंत बेचेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पटरी पर केवल अंग्रेज ही जाएंगे, भारतीय भी उसका इस्तेमाल करेंगे, भारतीय व्यापारियों को भी कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर अंग्रेज इसका श्रेय लेना चाहे, तो ये वैसे ही है जैसे आप अपने दोस्त की तैराकी सीख जाने का श्रेय ले रहे हो। आपने उन्हें तैराकी सीखने के लिए नदी में नहीं भेजा था, आप तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्त करना चाह रहे थे कि संसार में रहेंगे ही नहीं, दुखी नहीं होगा। बुद्ध ने कहा है संसार दुखमय है, न संसार में होंगे, न तृष्णा होगी, न तृष्णा की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे, न दुख होगा, तुरंत निर्वाण मिलेगा। लेकिन वह वापस आ गया। वैसे ही आपने भारतीयों को दुखी करने के लिए, भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनसे प्रेस के अधिकार छीन लिए थे। लेकिन प्रेस के अधिकार छीन लेने से उनके अंदर जो असंतोष की भावना आई, क्या आप उनका श्रेय लेंगे कि हमने भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास कर दिया? नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद विकसित करने का उद्देश्य आपका नहीं था। वैसे ही वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर मिल सके, वो भारतीय समाज को अपने अनुकूल बदल सके। लेकिन अगर इससे भारत में नई चेतना आ गई, राष्ट्रवाद की चेतना आ गई, तो भी उसका श्रेय अंग्रेज नहीं ले पाएंगे। तो जहां जहां हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने अच्छा काम किया, वहां ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे भले के लिए ऐसा नहीं किया था, संयोग से उसका दूसरा परिणाम निकल गया। इसे ही कहते हैं कि उपनिवेशवाद का अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए? विरोधाभासों की श्रृंखला के रूप में करना चाहिए। तो इसको साथ ही लिख लीजिएगा कि उपनिवेशवाद के दो परिणाम होते हैं। उपनिवेशवाद के परिणाम, एक को कहते हैं ऐच्छिक परिणाम, और दूसरे को कहते हैं अनैच्छिक परिणाम। उपनिवेशवाद का ऐच्छिक परिणाम है गरीबी, भूखमरी, जो भी और सोच सकते हैं। और क्या खराब हो सकता है? अकाल, निरक्षरता, जितनी बुरी बुरी चीजें आप सोच पाए सब इसमें लिख सकते हैं। वह उपनिवेशवाद का ऐच्छिक परिणाम है, यानी अंग्रेज की नीतियों का स्वाभाविक परिणाम यही होना था। कुछ ऐसा परिणाम है जो गलती से हो गया, जैसे आधुनिक अवसंरचना, आधुनिक अवसंरचना का निर्माण।
इसमें रेल, तार, डाक इत्यादि। अभी हमने चर्चा तो की, उसको भी लिखेंगे। आधुनिक संरचना का निर्माण इसको क्यों किया गया था? इसको किया गया था ताकि शोषण के सक्षम ढांचे का निर्माण हो सके। बकरे को आप क्यों खिला पिला रहे थे? कि बकरा स्वस्थ हो जाए, ओलंपिक में मेडल जीते। आप केवल इसलिए बकरे को खिला पिला रहे थे कि इसके बाद काटेंगे तो ज्यादा मांस मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये सब वही है, बकरे की सेवा केवल इसीलिए की जा रही थी, शोषण के सक्षम ढांचे के विकास हेतु। लेकिन इसका कुछ उल्टा लाभ मिल गया और भारतीय भी इसका इस्तेमाल करने लगे। आज भी भारत में सबसे सस्ती यातायात की सुविधा रेल की ही है, जिनमें ज्यादातर का निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था। दूसरा, राष्ट्रवाद का विकास। यह भी अंग्रेजों की नीति का अस्वाभाविक परिणाम है। इसलिए है क्योंकि अंग्रेज राष्ट्रवाद का विकास भारत में करना नहीं चाहते थे। उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया था अपने उद्देश्यों के लिए, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने उसे, भारतीयों ने उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया। वैसे ही प्रेस पर प्रतिबंध हो इत्यादि इत्यादि, यह सब उनके अनैच्छिक परिणाम है, जिस वजह से यह अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो जहां जहां भी हम पढ़ेंगे अच्छे परिणाम, वहां केवल इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, राष्ट्रवाद का विकास मतलब कैसे, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं, ये तो हम पढ़ेंगे, जब राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद के विचार के मुख्य विमर्श क्या है। जैसे एक पक्ष ये मानता है कि भारत में राष्ट्रवाद का विचार नहीं था और अंग्रेजों ने ही राष्ट्रवाद के विचार को यहाँ निर्मित किया। दूसरा पक्ष ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद का विचार बहुत पहले से था, बीच में वह सुसुप्त अवस्था में चला गया और जैसे ही अंग्रेज आए वह छिपी हुई भावना तेजी से एक हो गई। जैसे मान लेते हैं आप दो भाई हैं, दोनों भाइयों में ना तो 35 का आंकड़ा है ना 37 का, 36 का आंकड़ा है, यानी दोनों में नहीं बनती है, लगातार लड़ते रहते हैं। तो आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों को सताने लगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भाईचारा पहले से तो था, लेकिन आपसी हितों को लेकर लड़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कोई सबसे बड़ा चोर है जो दोनों को सता रहा है, तो फिर हमारे अंदर एकता की भावना क्या होती है, जाग जाती है। वैसे ही हम राष्ट्र पहले तो थे, लेकिन मध्यकाल में ऐसी भावना थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने समान रूप से साम्यवादी ढंग से सबको सताया। तो जब सबको लगा कि हम सबको दिक्कत अंग्रेजी सत्ता से है, तो धीरे धीरे इनमें आंतरिक एकता और अधिक बढ़ गई और उसी आंतरिक एकता को हम कह देते हैं राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता। तो हम ये तो नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद अंग्रेजों ने तैयार किया, एक भी श्रेय अंग्रेजों को नहीं देना है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।